हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेकर। हर बार की तरह ये कहानी भी एकदम हटके होने वाली है। जरा इमेजिन करो, आप अभी अभी 18 के हुए हो, कॉलेज ज्वाइन करने की सपने देख रहे हो और अचानक आपकी लाइफ एक टॉक्सिक थ्रिलर बन जाए। आज की कहानी है सिया की, जिसकी लाइफ में ड्रामा तब शुरू हुआ जब उसका गैम्बलर बाप उसे कर्ज के पहाड़ के नीचे छोड़कर गायब हो जाता है। पर कहते हैं ना कि जब तक हीरोइन के लिए सब दरवाजे बंद नहीं होते, तब तक हीरो का उसकी लाइफ में एंट्री लेना ड्रामा की दुनिया में उसूलों के खिलाफ है। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की ओपनिंग होती है तपती गर्मी की रात से। सिया के घर के बाहर कुछ गुंडे दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कुछ ही दिनों पहले सिया के डैड आधी रात को अपना सामान पैक करके अपनी बेटी को बताए बिना ही रफू चक्कर होने वाले थे। जब सिया कमरे से बाहर आई, उसने पूछा, डैड, आप इतनी रात कहाँ जा रहे हैं? डैड बोले, बेटा, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। पर सिया जानती थी कि उसकी डैड की जुए खेलने की लत की वजह से उन पर लाखों का कर्जा आ चुका था। उसने पूछा, आप वापस तो आएंगे ना? ये सुन उसके डैड के कदम एक पल के लिए वहीं थम गए। उन्होंने पर्स से कुछ पैसे निकाले और सिया को दिए। कहा, अपना ख्याल रखना बेटा। पर उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही चले गए। प्रेजेंट में बाहर गुंडे चिल्लाते हैं, ए लड़की, दरवाजा खोल, तेरा बाप कहाँ छुपा है? आज या तो पैसे मिलेंगे या फिर तू चलेगी हमारे साथ। सिया डरी सहमी थी पर चिल्लाती है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उन्होंने मुझसे बात नहीं की। आप मुझे मार भी देंगे तो भी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। और तभी वहां पुलिस टपक पड़ती है, जिसे आसपास के पड़ोसियों ने फोन करके बुलाया था। गुंडे डर के मारे बोले, साहब, हम तो बस अपना पैसा लेने आए थे। पुलिस ने कहा, तो क्या आधी रात को लोगों की नींद हराम करोगे? जाओ, सुबह आना। वो गुंडे पुलिस की फटकार से चले तो गए और नीचे उनकी मुलाकात हुई हमारे हीरो वैंग से, जो दिखने में खुद गुंडों से कम नहीं था, कहीं तो उन्हीं की तरह लफंगा टपोरी लग रहा था। अंदर सिया अपने दरवाजे से गुंडों के छोड़े हुए कागज उतार रही थी जब वैंग साइड से गुजरता है। सिया ने कहा, रुकिए, आप वही है ना जो ऊपर वाले फ्लैट में नए नए शिफ्ट हुए हैं? वैंग बेरुखी से बोला, हाँ। तो सिया बोली, मेरी मानिए तो आपको दूसरी बिल्डिंग ढूंढ लेनी चाहिए। गुंडे अक्सर यहाँ आकर रात को शोर शराबा करते हैं। तभी सिया का हाथ ऊपर एक कागज तक पहुंच नहीं रहा था, तो वैंग पास आकर उसे उतारने में मदद करता है। बोला, मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह एक डरावनी सपने से सिया की नींद खुलती है। उसने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा पूरा फ्रिज खाली पड़ा है, इसलिए वो सब्जी ले निकल पड़ी। रास्ते पर लोग उसे देख कानाफूसी करते हैं। सुना है इस जवान लड़की का बाप इसे छोड़कर चला गया। कैसा बाप है भगवान जाने, बेचारी का ना जाने अब क्या होगा। सिया उनकी बातों को इग्नोर कर बिल्डिंग में घुसी और सामने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो गुंडे उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए थे और कमरे की तलाशी ले रहे थे। सिया के पैर मानो वहीं जम चुके हों। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ी। सिया ऊपर जाने लगी ताकि उन लोगों को शक न हो। आखिर उन्होंने सिया को कभी देखा नहीं था, पर उस आदमी को शक जरूर होता है। उसने कहा, ए लड़की, रुक। पर तभी सीढ़ियों से वैंग की आवाज गूंजती है, आ गई तुम मार्केट से? वो उसके हाथ से सब्जी का बैग लेता है और उसे ऊपर ले जाने लगा, मानो वो एक कबल हो। गुंडे ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? पर लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं है। वैंग बोला, लगता है तुम सारी जिंदगी सिंगल ही रहे हो, इसलिए नाराज गर्लफ्रेंड आज तक अभी देखी नहीं है। तभी सिया उसका हाथ झटक के बोली, ये आखिरी बार है, अगर तुम फिर उस लड़की से मिलने गए तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वैंग ने कहा, ओके बाबा, नहीं जाऊंगा, खुश। चलो अंदर चल के बात करते हैं, लोगों के सामने अपना पर्सनल मैटर डिस्कस करना अच्छा नहीं है। वो फिर उसे अपने अपार्टमेंट ले आता है। सिया उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलने जा ही रही थी कि वैंग ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। इशारा किया कि वो आदमी उनके दरवाजे के बाहर उनकी बातें सुन रहा होगा और वो अलग भी नहीं था। वैंग ने उसे सुनाने के लिए कहा, बेबी, खाना तो बाद में भी बन जाएगा, अभी चलो रूम के अंदर, मुझे तुम्हारा गुस्सा भी तो कम करना है, प्रूव करना है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो फिर अपने हाथ पर एक किस करता है ताकि आदमी को लगे कि वो दोनों मेक आउट कर रहे हैं। आदमी का शक दूर हुआ तो वो हंसते हुए चला जाता है। उसकी चाहते ही वैंग बोला, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है, मेरी मानो तुम्हें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। पर बेचारी सिया के पास ना कहीं और जाने की जगह थी, ना पैसे।
वैंग ने पूछा, तुम्हारे डैड वापस कब आएंगे? सिया ने कहा, उनसे बात हुई थी मेरी, बस कुछ ही दिनों में वो आ जाएंगे। जबकि सच तो ये था कि उनके जाने के बाद सिया ने उन्हें कई कॉल्स और मैसेजेस किए, पर उन्होंने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। वैंग ने कहा, वो गुंडे अब भी गए नहीं होंगे, फिलहाल तुम यहीं रुको, भूख लगे तो फ्रिज से जो चाहे ले सकती हो, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। सिया घंटों वहीं बैठी रही। इससे ज्यादा बेबस और लाचार उसने आज तक महसूस नहीं किया था। वैंग भी अंदर सोया नहीं था। वो बस सिया को कुछ देर अकेला छोड़ना चाहता था, ताकि उसकी प्रेजेंस में वो ऑकवर्ड फील ना करे। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो देखा वो जा चुकी है। सिया अपने घर लौटी जो पूरा बिखरा पड़ा था। उसने अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को उठाया ही था जो वैंग भी वहां आ जाता है। कहा, टूल बॉक्स किधर है, मैं तुम्हारा दरवाजा ठीक कर देता हूँ। सिया ने अंदर रूम की तरफ इशारा किया। वैंग बाहर आकर उसका दरवाजा ठीक करता है। फ्रिज खोला और देखा वो खाली पड़ा है, तो बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता है। सिया बिखरा सामान समेट रही थी जब वो वापस आता है। हाथ में एक बैग था। कहा, तुम्हें खाने में क्या पसंद है मैं नहीं जानता, इसलिए अपनी पसंद की ही लाया हूँ। सोने से पहले खा जरूर लेना, खाली पेट मत सोना। इतना कहकर वो जाने लगा तो सिया ने उसे धीमे से पुकारा, रुकिए, आपने मेरी इतनी मदद की पर मैं आपका नाम नहीं जानती। उसने अपना नाम बताया तो वो बोली, थैंक यू वैंग, और मेरा नाम सिया है। ये थी उनकी दूसरे दिन की मुलाकात। वैंग सीधा छत पर आया, एक डस्टबिन से बर्नर फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में वैंग एक अंडरकवर एजेंट था जो इस शहर में एक खास मकसद से आया था। कहीं तो एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने आया था, और इसीलिए अगले दिन वो एक वीआईपी क्लब में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर ज्वाइन करता है। उसका कलीग सारा काम समझाते हुए बोला, तुम नए हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो। वैसे तुम बहुत लकी हो, आज क्लब में बहुत ही खास लोग आने वाले हैं। और तभी वो खास आदमी, या कहें तो वैंग का शिकार, आता है। ये है मिस्टर वर, बहुत बड़ा माफिया और स्मगलिंग का किंग। तभी उनकी नजर एक गेस्ट पर पड़ी जो वेटर से बहुत बदतमीजी कर रहा था, जिसने उसे क्लब से जाने को कहा था क्योंकि मिस्टर वर ने पूरा क्लब आज के लिए बुक कर लिया था। पर वो भी कम नहीं था, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद था, इसीलिए जाने का नाम नहीं लेता और उल्टा अपना गुस्सा उस बेचारे वेटर पर उतारता है जो सिर्फ अपना काम कर रहा था। वैंग ये कलीग लियो ने कहा, ये आदमी ऐसा ही है और किसी भी गार्ड में इस आदमी से पंगे लेने की हिम्मत नहीं है। वैंग ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसके बाद गया। बड़ी ही नरमी से बोला, सर आपको अभी अब ये क्लब खाली करना पड़ेगा। वो आदमी वैंग को भी मारने आगे बढ़ा, पर वो इतना टल्ली था कि बेचारा मुंह के बल गिर जाता है। वो उठ खड़ा हुआ, बोला, लगता है तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी, तुझे तो आज मैं दिखाता हूँ। वो फिर नाइफ निकालकर उसे अटैक करने आगे बढ़ा, पर वैंग मक्खन की तरह उसे धूल चटा देता है। मिस्टर वर जो ऊपर से ये सब देख रहे थे, उसकी फाइटिंग स्किल से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने क्लब के ओनर यानी अपने छोटे भाई से पूछा, आखिर ये है कौन। उसने बताया कि लड़का नया आया है, आज उसका पहला दिन है। तो वो और भी इम्प्रेस हो गए और उसे अपने पर्सनल धंधों के लिए यूज करने का फैसला कर लेते हैं। और वैंग भी यही तो चाहता था। तभी लियो, जो थोड़ी देर पहले उसे बड़ा भाई समझने को कह रहा था, वैंग से आकर बोला, अरे बड़े भैया, आप तो फाइटिंग में माहिर निकले, क्या स्वैग था आपका, जरा मुझे भी सिखाइए ना। ड्यूटी आवर्स खत्म हुए पर लियो अब भी चुंबक की तरह वैंग के साथ चिपका था। बोला, चलो मैं अपनी बाइक पर आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैंग ने कहा, तुम्हारी हरकतों से कोई ये सोचने न लग गया है कि तुम मुझे परस्यू कर रहे हो। FIR, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लियो ने कहा, हाँ तो मैं भी मर्द हूँ, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। वैंग हंसकर पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है। लियो ने बताया कि क्लब की पार्टी से कुछ केक बच गया था, वही अपनी सिस्टर के लिए ले जा रहा हूँ। इनफैक्ट उसके पास एक एक्स्ट्रा केक भी था, तो वो वैंग को देता है। और केक को देखकर वैंग के दिमाग में बस यही ख्याल आया कि पता नहीं सिया ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। इस तरफ जब वैंग उसके दरवाजे पर नॉक करता है, उसकी आवाज सुन वो बच्चों की तरह खुश हो गई। उसने दरवाजा खोला तो वैंग बोला, ये केक मेरे कलीग ने दिया था, सोचा तुम्हें पसंद आएगा इसलिए मैं। वो केक देकर जाने लगा तो सिया उसकी शर्ट पकड़ के उसे रोक लेती है। पूछा, क्या आप इसे साथ में खाना चाहेंगे? वैंग ने कहा, ठीक है, पर यहाँ नहीं। वो फिर उसे छत पर ले आता है। 30वीं मंजिल से सारा शहर इतना खूबसूरत नजर आ रहा था कि सिया तो अपनी पलकें ही नहीं झपका पा रही थी। बातों ही बातों में सिया के पूछने पर वैंग ने बताया कि वो इस शहर में पैसों और अच्छी नौकरी की तलाश में आया है।
और वैंग के पूछने पर सिया ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जर्नलिस्ट बनना चाहती है। वैंग ने तब उसे अपने घर की चाबी देते हुए बोला, आगे से अगर तुम कोई मुसीबत में पड़ जाओ और मैं ना रहूं तो मेरे घर को अपना ही घर समझ लेना। सिया ने चाबी ले तो ली, पर पूछा, क्या आपको मुझसे बात करते हुए डर नहीं लगता? वैंग ने पूछा, भला मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? जब से सोसाइटी वालों को डैड की कर्जे की बात पता चली है, सब लोग मुझे अवॉइड करते हैं। उन्हें डर है कि वो गुंडे उन्हें कुछ कर ना दे। और तुम हो कि? वैंग ने पूछा, हाँ, तो हम स्ट्रेंजर हैं, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? यूं अकेले एक अनजान आदमी के साथ आधी रात छत पर आना, अगर मेरे इरादे नेक ना हुए तो? नहीं, मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। इनफैक्ट आप तो मुझे बहुत ही अच्छे और साफ दिल के इंसान लगते हैं। भले ही मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, पर मेरा दिल कहता है आप मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। वैंग ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत मासूम हो। इतना ट्रस्ट हमें अपने सगे पर भी नहीं करना चाहिए। अगले दिन वैंग को बताया गया कि दूसरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। वो उनसे मिलने आया तो उन्होंने पूछा, तुम इस शहर के नहीं लगते हो? वैंग बोला, हाँ बॉस, मेरी फैमिली गरीब है, इसलिए यहाँ पैसे कमाने आया हूँ। उसने उनके और भी कुछ सवालों का जवाब दिया। फिर दूसरे मास्टर उसे एक पोर्ट में जाकर कुछ सामान उठाने का ऑर्डर देते हैं। वैंग बिना कोई सवाल किए कि सामान में क्या है, वो उनकी बात मान गया तो वो बहुत खुश हुए। पर उसे नहीं पता था कि ये भी उसके लिए एक टेस्ट था, क्योंकि जिस आदमी से उसे वो सामान लेना था वो उसी का बाप था जिसे कल रात उसने मारा था, और इसी का बदला उसका बाप लेता है। उसने अपनी गुंडों को आगे किया ताकि वो वैंग की उसी तरह धुलाई करे जिस तरह उसने उसके बेटे की थी। पर हमारा हीरो अकेला उन सब पर भारी पड़ गया। वो सूटकेस लेकर लौटा तो मोगैम्बो बहुत खुश हुआ। पूछा, जिस चीज के लिए तुम अपनी जान से लड़ गए, जानना चाहोगे इसमें क्या है? उसने सूटकेस खोला तो उसमें बस सिगार्स थे। उसने वैंग के चेहरे पर लगी चोटों के लिए सिंपैथी दिखाई। कहा, तुम कुछ दिन आराम कर लो। वो जाने लगा तो वो बोले, जल्द मिस्टर फू वापस लौट रहे हैं, तुम्हें उनके साथ काम करना है। इस तरफ सिया ना जाने क्यों वैंग के बारे में सोचकर अकेले बैठे ही मुस्कुरा रही थी, जब उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया, मैं जानता हूँ तुम अभी घर पर हो। वो डर गई। उन गुंडों को उसका नंबर कैसे मिला? वो जल्दी से घर के पर्दे बंद कर देती है तो फिर एक मैसेज आया, तुम्हें लगता है पर्दा लगाकर तुम हमारी नज़रों से भाग सकोगी? उसने फौरन वैंग को कॉल लगाया। वो उठाता नहीं, क्योंकि वो बहुत जख्मी हाल में था। जब उसने सिया का मिस कॉल देखा, वो वापस लगाता है, पर उस बार सिया का फ़ोन स्विच ऑफ बोल रहा था। उसे याद आया, वैंग ने तो उसे अपने घर की चाबी दी थी। वो उसे लेकर बाहर जाने ही वाली थी कि उन गुंडों की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। वो ठीक उसके दरवाजे के बाहर खड़े थे। सिया खुद को बचाने के लिए चाकू हाथ में उठा लेती है, पर फिर अचानक बाहर पूरा सन्नाटा। कोई जबरदस्ती उसके घर में घुस आया। वो वैंग था। वो उसके हाथ से चाकू लेता है और सिया उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वैंग ने कहा, अपना सामान पैक करो, आज से तुम मेरे घर में मेरे साथ रहोगी। बाहर वो गुंडे लंगड़ाते हुए भाग रहे थे। वो इतना तो समझ गए कि उन दोनों ने उस दिन उन्हें उल्लू बनाया था। अब अगर अपने पैसे लेने हैं तो पहले इस आदमी का इंतजाम करना पड़ेगा। बॉस ने अपनी चमचों को कहा, पता लगाओ ये लड़का कौन है और क्या करता है। वैंग ने सिया को अपना कमरा दिखाया। सिया बोली, तुमने आज मेरे लिए उन गुंडों से फाइट क्यों की? वो लोग बहुत डेंजरस हैं, तुमसे बदला लेने वो जरूर आएंगे। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उन्हें हैंडल कर सकता हूँ। वो बाहर आकर अपनी चोट पर दवाई लगाने जा रहा था जब सिया बाहर आई और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैंग बोला, नहीं, मैं खुद कर लूँगा। सिया ने इंसिस्ट किया, प्लीज़ वैंग, इतना तो मुझे करने दो। वो उसकी चोट पर दवा लगाते लगाते रोने लगी। तो वैंग ने पूछा, चोट मुझे लगी है, तुम क्यों रो रही हो? सिया ने कहा, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है ना, आई एम सॉरी। वैंग ने धीमे से कहा, नहीं, ये चोटें तो मुझे पहले से ही लगी थी, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सिया, जिसका फाइनली रोना बंद हुआ, तो पूछती है, तुम्हें ये चोटें कैसे लगीं? वैंग ने बताया कि वो एक क्लब में काम करता है और एक गेस्ट थोड़ा रूड हो गया था, इसलिए उसने सारा गुस्सा वैंग पर निकाल दिया। तो तुम ऐसी जगहों पर काम ही क्यों करते हो? वैंग ने टॉपिक बदलते हुए कहा, हाथ पर अभी भी दवा लगाना बाकी है। तो सिया फिलहाल के लिए उससे और कोई सवाल नहीं करती है। वैंग ने वापस से ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए अपने कलीग को फ़ोन किया, तो उस आदमी ने, जो कि ऑलरेडी वैंग पर नज़र रख रहा था, उसने वैंग को वार्न किया, मिशन के इस मुकाम पर आकर अनजान लोगों की मदद करना भारी पड़ सकता है तुम्हारे लिए,
तुम उस लड़की को अपने घर क्यों ले आए? वैंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानता था कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो सिया को खुद से दूर नहीं कर पा रहा। क्यों जब वो उससे दूर होता है हमेशा उसे सिया की फिक्र सताती रहती है। उसने फ़ोन पर झूठ कहा, मिस्टर फू के आदमी मुझे इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेंगे। इस समय एक लड़की मेरे साथ हो गई तो उन्हें मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा। अगली सुबह सिया की नींद खुली तो देखा वैंग उसके कमरे में उसका हाथ अपने हाथों में लिए सो रहा है। वो उसके सोते हुए हैंडसम चेहरे को निहार ही रही थी कि वैंग की नींद खुल जाती है और वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी डोरबेल बजी तो वैंग ने कहा, जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, और वो बाहर चला गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ा था लियो। पूछने आया था कि अब वैंग की तबीयत कैसी है। वैंग ने पूछा, तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला? लियो ने बताया कि टाइगर ने दिया था, उसी ने कहा था तुमसे मिल के आने को। वैंग समझ गया कि टाइगर ने लियो को उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था। लियो बिन बुलाए ही अंदर आ जाता है। उसकी नज़र सिया के सैंडल्स पर गई तो उसने पूछा, क्या बात है, लगता है तुम यहाँ अकेले नहीं रहते हो। वैसे क्या मेरी होने वाली भाभी से मुलाकात नहीं कर पाओगे? वैंग ने कहा, कल रात वो कुछ ज़्यादा ही थक चुकी थी, इसलिए अभी भी सो रही है। लियो तो इसका मतलब कुछ और ही समझ लेता है और वैंग को टीज करने लगा। भाई मानना पड़ेगा, बंदे में दम तो है, इतनी चोट लगने के बावजूद भी। अंदर से सिया उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। वैंग जबरदस्ती लियो को ब्रेकफास्ट कराने बाहर ले गया तो सिया बाहर निकली। उसकी नज़र भी उन दोनों के जूतों पर गई जो साथ में रखे थे, और सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई क्योंकि वो वैंग को पसंद करने लगी थी। कुछ दिन बाद फाइनली वैंग की मिस्टर फू से फेस टू फेस मुलाकात होती है, जो तब उसी के ऑपरेशन के एक मेंबर को सजा दे रहे थे क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था। वैंग चाहकर भी अपने साथी की मदद नहीं कर पाता, वरना उसका भी कवर ब्लोन हो जाता। गार्ड्स उसे उठाकर बाहर लेकर गए और मिस्टर फू ने वैंग से पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वैंग बोला, बॉस अब काफ़ी बेहतर है। मिस्टर फू बोले, इन कुछ दिनों में मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? साहब ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। मिस्टर फू खुश हुए और सबसे पहले तो अपने भाई सुबह से उसे नए और अच्छे कपड़े दिलाने को और कार दिलाने का कहा। आखिर वो मिस्टर फू का खास आदमी जो बनने वाला है। और बस फिर क्या था, उसके लिए एक शानदार कार मंगवाई जाती है और उसे सिक्योरिटी टीम का हेड भी बना दिया जाता है। लियो तो उसकी तरक्की से बहुत खुश था। उसने आके कंग्रेचुलेट किया। तभी वैंग की नज़र एक आदमी पर पड़ी जो उसे अलग ही नज़रों से देख रहा था। वो समझ गया कि मिस्टर फू अब भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते और ये उन्हीं का जासूस है। और इसीलिए आज उसकी इस पोजीशन मिलने की खुशी में वो अपनी सारे ब्रदर्स को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। सब लोग मज़े कर रहे थे सिवाय वैंग के। तभी एक लड़की आकर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। वैंग ने देखा वो आदमी अब भी उस पर नजर रख रहा है, इसलिए जानबूझकर वो उससे ड्रिंक एक्सेप्ट करता है और सारी रात उसके पास रखता है। मिस्टर फू को उसके हर एक कदम की खबर दी जाती है। मिस्टर फू बोले, जब तक मैं ना कहूँ उससे एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए। हमारे धंधे में भरोसा नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुबह के 4 बज गए। सिया अब भी बाहर उसका इंतजार कर रही थी, सोच रही थी वो अभी तक घर क्यों नहीं आया, ठीक तो होगा ना। और तभी वैंग घर वापस आया, पर नशे में धुत। उसने पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? सिया ने जवाब देने की जगह उल्टा उससे पूछा, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? वैंग ने बताया कि वो कलीग के साथ पार्टी में गया था, बस गलती से उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली। सिया ने सोचा, इतनी मस्ती कौन करता है जबकि घाव अभी तक ठीक से भरे नहीं हैं। वो उसकी ड्रेसिंग चेंज करने पास आई तो देखा उसके कॉलर पर लिपस्टिक के निशान थे और शरीर से लड़की की परफ्यूम की स्मेल। मैंग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या हुआ, तुम लिपस्टिक का मार्क देखकर इतनी शॉक्ड हो गई? सिया ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर उसकी चोट पर दवाई लगाए बिना ही यहाँ से जाने लगे। तो मैंग बोला, सिया तुम अच्छी लड़की हो, इसलिए मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। सिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वैंग को मिस्टर फू का कॉल आया। उसे एक इम्पॉर्टेंट शिपमेंट कलेक्ट करने शहर से बाहर जाना होगा। उसने फौरन अपनी पैकिंग की। सिया के दरवाजे पर नॉक करके बताया, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सोने से पहले दरवाज़ा ठीक से लॉक कर लेना। सिया चिढ़कर बोली, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखना। वैंग के साथ इस ट्रिप पर लियो को भी चलना था, पर वैंग ने लियो को साथ चलने से मना किया। कहा, तुम्हारे लिए मेरे पास दूसरा काम है। और उन कुछ दिनों जब वैंग शहर से बाहर था, लियो हर रोज सिया के लिए अलग अलग चीजें लाता, बस ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। फाइनली वैंग मिस्टर फू के साथ शहर वापस लौटा। बिजनेस डील पूरी करके खुशी में मिस्टर फू सबके लिए और खास करके वैंग के लिए एक पार्टी अनाउंस करते हैं। सबके जाते ही वैंग ने लियो से पूछा, सिया ठीक है? भाभी एकदम ठीक है बॉस, अब चलो पार्टी करने। वैंग ने इनकार किया, नहीं मुझे पहले सिया से मिलने जाना है। ओहो, लगता है भाभी की बहुत याद आई आपको।
वैंग उसकी बातों पर मुस्कुरा देता है। केक लेकर घर वापस लौटा तो देखा दरवाजा खुला है पर सिया अंदर कहीं नहीं। उसने फोन लगाया तो देखा फोन भी वो घर पर ही छोड़ गई है। वांग गुस्से में लियो को कॉल करके डांटने लगा। मैंने तुझे सिया पे नजर रखने को कहा था, पर वो तो घर पर नहीं है। वो उसका जवाब सुने बिना ही सिया को ढूंढे निकल पड़ा। छत पर आकर देखा कि सिया वहां एक लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही है। जितना उसे सही सलामत देख दिल को सुकून मिला, उतना ही उस लड़के को देख न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सिया की नजर वांग पर गई। उसने पूछा, अरे आ गए तुम? पर वांग तो बस उस लड़के को ही घूरे जा रहा था। इसलिए सिया उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है, बताती है, ये मेरा स्कूल फ्रेंड जू है। जू बोला, तो ये है तुम्हारा पड़ोसी? वांग बिना कुछ कहे सिया का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा तो जू उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है। बोला, आखिर कब तक तुम यूं अपने पड़ोसी के घर रहोगी सिया? इनफैक्ट जब तक तुम्हारे डैड नहीं आ जाते तुम मेरे साथ मेरे घर रुक सकती हो। वो चिल्लाया, आखिर तुम इस आदमी के बारे में जानते ही कितना हो? पर सिया जू का हाथ छुड़ाकर बोली, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू, पर मैं इनके साथ ही सेफ रहूंगी। वांग उन दोनों को और बात करने का मौका नहीं देता। वो उसे घसीटते हुए घर ले आया। गुस्से में पूछा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया, तुम किसी और लड़के के साथ? इतना कहकर वो रुक गया। उसे होश आया कि सिया से यूं सवाल करने का उसे कोई हक नहीं है। पर सिया बताती है कि लियो ने उसे कॉल करके बताया था कि उसका दोस्त बिल्डिंग के बाहर है और उससे मिलना चाहता है। पर वांग नहीं चाहता कि किसी को उसका एड्रेस पता चले, इसलिए उसने जो को छत पर बुलाया था बात करने के लिए। वांग चिल्लाया, और तुम अपना फोन कैसे छोड़ के चली गई? जानती हूँ मैं कितना? पर रुक गया। सॉरी, वो जल्दबाजी में मेरे दिमाग से निकल गया। तुम जानती हो वो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े हैं सिया। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अगर वो तुम तक पहुंचने के लिए तुम्हारी दोस्त का यूज कर रहे होते तो? जू वैसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, वांग ने कहा। और तुम्हें उस पर इतना विश्वास क्यों है? कहीं तुम पसंद तो नहीं करती उस लड़के को? दिल में छुपा डर लाख कोशिशों के बावजूद जुबान पर सवाल बनकर आ ही गया। पर सिया ने कहा, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? क्या तुमने खुद कभी मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताया है? तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो? मैं कुछ भी तो नहीं जानती वांग, सिवाय तुम्हारे नाम के। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो तुम मुझे एक कॉल तो कर सकते थे ना। मैं दिन रात तुम्हारी कॉल का वेट करती रही वांग, पर तुमने। सिया की आंखों में आंसू थे। वांग को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब प्लीज रोना बंद करो, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। वो फिर सिया का मन बहलाने उसे एक पार्टी में ले आया जब मिस्टर फू ने उसके लिए रखी थी। पर उसका बाहर लाने का असली मकसद कुछ और था। उसी क्लब में वही लोन शार्क्स भी आए हुए थे जिनसे सिया के डैड ने उधार लिया था, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वांग और सिया भी इसी क्लब में हैं। पर जब उन्होंने वांग को मिस्टर फू के प्राइवेट रूम में बैठा देखा तो वे शॉक्ड हो गए। उसके चमचे ने बताया कि टाइगर ने बताया था कि आजकल किसी वांग नाम के लड़के ने उनका गैंग ज्वाइन किया है। सुना है बहुत ही कम दिनों में वो मिस्टर फू का दायां हाथ बन चुका है। कहीं ये लड़का वही तो नहीं? तभी वांग की नजर खिड़की के बाहर उन पर पड़ी तो उसने जानबूझकर सिया को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे ड्रिंक पिलाने को कहता है। सिया अपने हाथों से उसे ड्रिंक देती है तो बाहर खड़े उन लोगों को ये यकीन तो हो गया कि सिया इस लड़के के साथ है। तभी लियो वहां से गुजर रहा था। उन्होंने उसे रोककर पूछा, अंदर वो आदमी है ना, उसका नाम क्या है? लियो ने जैसे ही बताया कि उसका नाम वांग है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। चमचे बोले, बॉस, अब हमारे पैसे कैसे मिलेंगे? वांग से पंगा लेना तो शेर के मुंह में हाथ डालने बराबर है। बॉस बोला, ठीक है, ऐसे आदमी ज्यादा दिन एक लड़की के साथ नहीं रहते। देखना, कुछ ही दिनों में उसकी दिलचस्पी इस लड़की में खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। उनके जाते ही वांग ने सिया से कहा, अब तुम बेफिक्र रह सकती हो, वो लोग तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। सिया ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग डरते हैं मुझसे और तुम मेरी हो। कुछ ही देर में मिस्टर फू भी वहां आए। वांग से पूछा, ये लड़की कौन है? वांग ने कहा, बॉस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इतने दिन में बाहर था ना, इसलिए मुझसे थोड़ा नाराज थी तो साथ घुमाने ले आया। मिस्टर फू पास आकर बैठे और बोले, तभी मैं सोचूं, अचानक तुम लोगों ने पार्टीज में लड़कियों को बुलाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तुमने घर में ही इतनी प्यारी लड़की छुपा रखी थी। वांग हंसकर बोला,
बॉस ये बस दिखने में प्यारी है, गुस्सा होती है तो मेरे भी इसके सामने पसीने छूट जाते हैं। मिस्टर फू उसकी बात पर हंस देते हैं। कुछ देर बाद वो उसे वापस घर ले जाने को उठा तो वे बोले, घर जाने की क्या जरूरत है, तुमने ड्रिंक की है। एक काम करो, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मैं तुम दोनों के लिए स्वीट बुक कर देता हूँ। वांग समझ चुका था कि ये तो बस उनकी सोची समझी चाल थी। उसने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। गार्ड उन दोनों को रूम तक छोड़ता है। अंदर आते ही वो समझ गया कि पूरा कमरा बग्ड है, यानी कि कमरे में कैमरे लगे हैं। इसलिए वांग उसे दीवार से सटा देता है। क्लोज आकर धीमी आवाज में बोला, तो मुझे ट्रस्ट करती हो? सिया ने हाँ कहा और फिर बस वांग उसे पैशनेटली किस करता है। पर ये झूठ मूठ का केस कब सच में बदल गया, उन्हें खुद होश ना रहा। मानो दोनों के दिलों के छुपे जज्बात बाहर आ रहे हो। वे दोनों बेड पर आ पहुंचे और वांग जानबूझकर अपनी शर्ट उतारकर उस बॉक्स के ऊपर भीनता है जहां कैमरा छुपा था। इससे पहले सिया कुछ कहती, उसने चुप रहने का इशारा किया और फोन पर मैसेज टाइप किया कि उनकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं। सिया चिल्लाकर बोली, रुको, अभी नहीं, मुझे शावर लेना है। ये लड़कियां भी ना सारा मूड खराब कर देती हैं। वांग फिर जाकर शावर ऑन करता है और फिर ट्रांसमीटर का तार काट देता है। तब सिया ने पूछा, इन सब के पीछे मिस्टर फू का हाथ है ना, वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं ना? वांग चुप खा तो वो बोली, माना कि मैं यंग हूँ पर बेवकूफ नहीं वांग, बताओ आखिर तुम उनके लिए क्या काम करते हो? कुछ चीजों के बारे में तुम्हें जितना कम पता होगा उतना ही अच्छा है। और तभी दरवाजे पर नॉक होता है। फू का आदमी उनके लिए एक जरूरी चीज लाया था, पर वांग उसे लेने से इनकार कर देता है। उसने सिया को आराम करने को कहा, तुम मेरे साथ सेफ हो, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पर दोनों को तो नींद आने से रही। इस तरफ मिस्टर फू टाइगर से एक नई डील की बातें करते हैं। बताते हैं कि इस डील को फाइनल करने के लिए वो अपनी वाइफ शार्लीन को भेजने वाले हैं। और हाँ, साथ में वांग जाएगा। शार्लीन जो इतने दिनों शहर से बाहर थी, जैसे ही उसने कंट्री में कदम रखा, ड्राइवर ने बताया कि इस बार उनके साथ डील फाइनल करने एक नया लड़का जाएगा। और इस तरह शार्लीन की मुलाकात होती है वांग से। इतना हैंडसम लड़का उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पूछा, तुम्हें लगता है तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो? जब तक आप मुझे ट्राई नहीं करेंगी आपको पता कैसे चलेगा? और फिर कुछ देर बाद बिजनेस डीलिंग के दौरान शार्लीन को ड्रग दिया गया था। वो तो शुक्र है वांग का कि डील फाइनल होते ही वो उसे वहां से ले आता है। पर अफसोस की बात यह है, आज से पहले भी ऐसा कई बार उसके साथ हुआ था, लेकिन तब उसे बचाने के लिए वहां वांग नहीं था। वांग ने पूछा, क्या हुआ? तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम्हारा मास्टर अपनी बीवी को अपने बिजनेस डीलिंग्स के लिए ऐसे यूज करता होगा। मैं उसकी बीवी नहीं, बस उसके हाथ की पटपुतली हूँ। एनीवेज, थैंक्स मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आज अगर तुम नहीं होते तो? मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था मैडम। शार्लीन तब अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगी तो मांग ने उसका हाथ थामा और उसे सहारा देकर ले जाने लगा। इस तरफ सिया कई दिनों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली से मिलने पहुंची, जिसके मॉम डैड ने उसे घर में बंद करके रखा था क्योंकि वो सिया की मदद करना चाहती थी। सिया ने पूछा, तुम घर से बाहर कैसे निकली? लिली बोली, इसके लिए तुम्हें जू को थैंक यू बोलना चाहिए। जू बोला, अब दोस्तों में थैंक यू कैसा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चलता हूँ। दोनों सहेलियां मिलकर बातें करने लगी। सिया ने वांग के बारे में बताया, कैसे उसने उसकी इस डिफिकल्ट टाइम पे मदद की है। तो लिली उसे चिढ़ाने लगी, आई एम श्योर वो तुझे पसंद करता है, वरना कोई अजनबी के लिए इतना कुछ थोड़ी करेगा। ये सुन सिया के लबों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने सोचा, क्या सच में वो मुझे पसंद करता है? लिली ने ये नोटिस किया और बोली, ओहो, लगता है आग दोनों तरफ सेम जल रही है, तू भी उसे पसंद करती है ना? क्या पता, बस इतना जानती हूँ कि जब वो आसपास होता है मुझे बहुत सेफ महसूस होता है। बुद्धू, इसे ही तो प्यार कहते हैं। बात में रात बहुत हो गई थी, इसलिए जो उसे घर तक ड्रॉप करता है। बातों ही बातों में वो बोला, सिया, तुम्हें उस वैंग पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने आसपास के लोगों से पता लगाया है कि वो शहर के सबसे बड़े माफिया के लिए काम करता है। हम जैसे स्टूडेंट्स इन सब लोगों से जितना दूर रहें उतना ही हमारे लिए सही है। सिया तो अब भी उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वो उसी की तरफदारी करने लगी। पर तभी वैंग एक महंगी कार से उतरता है और साथ में थी शार्लीन, जो उसी घर ड्रॉप कर रही थी। जाने से पहले उसने वैंग से लाइटर मांगा और उसके हाथों से सिगरेट को जलाती है। वो मोमेंट इतना इंटीमेट था कि सिया उन दोनों को देख गलत समझ लेती है। साइड से जू ये आग में घी डालते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है ये आदमी शरीफ है कि उसका उस औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है?
तभी वैंग ने सिया को जू के साथ वहां खड़ा देखा और उसका खून खौल उठा, पर अफसोस उसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं था। वे दोनों घर लौटे पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। फाइनली सिया ने चुप्पी तोड़ी। कहा, वैंग, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। वैंग गुस्से में बोला, क्यों, कोई है जो तुम्हें सहारा देना चाहता है? सिया ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। तो वैंग करीब आया। कहा, पहली बार तुमने घर छोड़ने की बात तब की थी जब मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ छत पर देखा था, और आज फिर? अगर तुम्हें वो लड़का इतना पसंद है तो निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुन सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कम वक्त, पहले तो खुद मुझे किस करता है और अब। वो गुस्से में वहां से चली गई। वैंग ने माफी मांगने के लिए उसके दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ उठाया, पर फिर रुक गया। आखिर वो कहता भी क्या उससे कि उसे किसी गैर लड़के के साथ देख उसका खून खौल जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। उसे डर था कि कहीं वो रात को ही घर छोड़कर ना चली जाए, इसलिए सारी रात सोफे पर ही निगरानी रखता है। अगली सुबह सिया बाहर आई तो देखा वैंग सोफे पर ही सो रहा है। वो उस पर चादर उड़ाने जैसे ही करीब आई, वैंग अचानक नींद से उठ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। जब उसे होश आया कि उसके नीचे सिया है, उसने माफी मांगी और झट से दूर हो गया। सिया ने सफाई दी, वो तो बस उसे चादर ओढ़ाने पास आई थी। तो वैंग ने कहा, आइंदा से जब मैं सो रहूंगा मेरे पास मत आना, मुझे लगा तुम कोई और हो। सिया अचानक उसके करीब आई, पूछा, और जब तुम होश में रहोगे तब तब क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूँ? इससे पहले वैंग उसकी बातों का जवाब देता, उसे मिस्टर फू के आदमियों का कॉल आया। उसने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना होगा। उसने उसका सर सहलाने के लिए हाथ आगे किया, पर फिर चुपचाप रेडी होने चला गया। और तभी सिया को उसके डैड का कॉल आता है। 2 महीने बाद वो माफी मांगते हैं उसे यूं बिना बताए अकेले छोड़कर जाने के लिए। बोले, बेटा, मैंने पास के एक छोटे से गांव में रहने का इंतजाम किया है, मैं कुछ ही दिनों में तुझे लेने आऊंगा। इतने कर्जे के साथ हम अब उस शहर में नहीं रह सकते। पर सिया अपने डैड से कैसे बताती कि वो अब इस शहर को, खासकर वैंग को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। इस तरफ शार्लीन अपने हस्बैंड से कह रही थी कि वो अब उसके बिजनेस डील्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो तंग आ चुकी थी इस जिंदगी से और आज़ादी चाहती थी। पर मिस्टर फू बोले, भूल गए, मैंने तुमसे तब शादी की थी जब तुम्हारे बाप के सर करोड़ों का कर्जा था, इसलिए तुम्हारी जिंदगी पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। और वैसे भी तुम्हें लाइफ में किसी चीज़ की कमी तो नहीं, बताओ, है किसी चीज़ की कमी? तब शार्लीन उसके सामने एक डिमांड रखती है कि जब तक वो शहर में है उसे हर वक्त वैंग उसके साथ चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। मिस्टर फू फौरन वैंग के लिए बुलावा भेजते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि आज से उसकी ड्यूटी सिर्फ शार्लीन को अकम्पनी करना है। वैंग बिना कोई शिकायत उनकी बात मान जाता है, पर शार्लीन ने कहा, लगता है तुम मेरे इस डिसीजन में खुश नहीं हो, मैं बस सोच रहा हूँ कि आपने मुझे क्यों चुना। शार्लीन तब अचानक उसे केस करने करीब आई, पर वैंग अपना मुंह फेर लेता है। शार्लीन बोली, बस इसी वजह से, क्योंकि तुम दूसरे आदमियों से बहुत अलग हो। उसने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, क्या तुम मिस्टर फू की जगह लेना चाहोगे, उनकी पोजीशन और पावर लेना चाहोगे? बदले में तुम्हें बस उनका पत्ता कट करना होगा। वैंग बस हैरानी से उन्हें घूरता है, तो वो बोली, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रही थी। वो फिर वैंग के साथ शॉपिंग करने आ गई, पर वैंग की नज़र उस पर नहीं बल्कि एक वाइट ड्रेस पर थी। वो सोच रहा था कि इस ड्रेस में सिया बहुत सुंदर लगेगी। तभी शार्लीन ने पूछा, तुम्हें ये ड्रेस पसंद है? और स्टाफ को कहा इस ड्रेस के पैसे भी उसके कार्ड से कट लेने को। पर वैंग ने मना कर दिया, क्योंकि वो सिया के लिए खुद अपने पैसों से ड्रेस खरीदना चाहता था। वो घर लौटा, देखा सिया घर पर नहीं है। उसने फ़ोन लगाया तो वो बोली, मैं छत पर हूँ। वैंग ने पूछा, तुमने ड्रिंक की है? और फौरन भागते हुए छत पर गया। उसके हाथ से बियर कैन छीनी और कहा, लगता है तुम वाकई बड़ी हो गई हो, अकेले बैठकर यूं ड्रिंक कर रही हो। आज ड्रिंक करके पता चला अडल्ट्स आखिर ड्रिंक क्यों करते हैं। वैंग ने पूछा, क्या तुम किसी बात से परेशान हो? डैड का कॉल आया था, वो कुछ ही दिनों में मुझे लेने आने वाले हैं। ये सुन वैंग की दुनिया मानो एक पल के लिए थम सी गई थी। सिया ने पूछा, वैंग, क्या मुझे उनके साथ जाना चाहिए? उसने अपने दिल पर पत्थर रख के कहा, ऑफ कोर्स, तुम पढ़ लिख कर जर्नलिस्ट बनना चाहती हो, भूल गई? और वैसे भी ये शहर खतरों से सेफ नहीं है। सिया ने पूछा, तो क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? वैंग कोई जवाब नहीं देता। वो उसका चेहरा सहलाने आगे बढ़ा, पर सिया दूर हो जाती है। कहा, मैं आज तक कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधी हूँ वैंग, इसलिए प्यार क्या होता है मैं नहीं जानती, पर तुमसे दूर होने के बारे में सोचती भी हूँ। तो इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। सिया ने मानो वैंग के दिल की बात कह दी हो। वो पास आकर उसके आंसू पोंछा और उसे गले से लगा लिया।
पर वो कुछ कह न सका। कहता भी क्या वो, जब उनका रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बना था। सिया तो उसका असली नाम तक नहीं जानती थी। वो सिया को उसके कमरे तक छोड़ता है और प्यार से उसके माथे पर किस करता है। क्या पता ये मौका उसे फिर मिले या ना मिले। और फिर अकेले में आकर सारी दुनिया से छुपकर रोता है उस प्यार के लिए जो शायद इस जन्म में पूरा नहीं हो पाएगा। अगले दिन वैंग एक खुफिया जगह में शार्लीन से मिला। वो बोली, ये कुछ बॉक्सेस हैं जो मिस्टर फू के कार्गो से उतरने वक्त साइड कर लिए थे। देखना नहीं चाहती इन बॉक्स में क्या है? तब वैंग उस पर गन डाल देता है। पूछता है, जब से तुम आई हो मुझे कभी पैसे, कभी पावर और कभी खुद का लालच दिखाकर टेस्ट कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? शार्लीन बोली, जो मैं चाहती थी मुझे मिल गया। तुम बाकियों जैसे नहीं हो। पहले बस शक था, अब यकीन है। सच बताओ वैंग, आखिर तुम हो कौन? वैंग उसे गन क्लिक करके डराता है तो वो चिल्ला उठी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बस इस शर्त पर कि मुझे इस जिंदगी से आज़ाद होना है, चाहे मुझे इसके लिए अपने पति को नरक में भी भेजना क्यों ना पड़े। फाइनली वैंग ने झूठ से पर्दा हटाया। उससे पूछा, मिस्टर फू के ऊपर भी एक आदमी है, उनका नाम क्या है? शार्लिन शॉक थी कि वैंग को इस बारे में पता है, क्योंकि माफिया वर्ल्ड में भी कोई ये बात नहीं जानता था कि मिस्टर फू तो बस दिखावे के किंग है। असली शतरंज का राजा तो फिफ्थ मास्टर था, जिन्हें आज तक मिस्टर फू के अलावा किसी ने नहीं देखा। शार्लीन बोली, मिस्टर फू महीने में बस एक बार उनसे मिलने जाते हैं, बिना किसी गार्ड्स और आदमी के। इनफैक्ट 2 दिन बाद उन्होंने सब कामों से छुट्टी ली है। आई एम श्योर वो उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। अगर तुम उन्हें अरेस्ट करना चाहते हो तो यही सही मौका है। वैंग ये बोलकर जाने लगा कि उसका एक फेलो ऑफिसर उन्हें जल्द कांटेक्ट करेगा। उनकी हेल्प से वो न्यू आइडेंटिटी लेकर किसी और शहर जा सकती है। शार्लीन ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा। आफ्टर ऑल इन कुछ दिनों में वो उसे चाहने जो लगी थी। वैंग फाइनली अपने सीनियर से मिलकर सारी प्लान डिस्कस करता है। सीनियर उसे अकेले कोई भी कदम लेने से मना करते हैं और बैकअप टीम का इंतजार करने को कहते हैं। वैंग भी उनसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है और वो थी सिया को लेकर। कल ही के दिन वो अपनी लाइफ के आखिरी मिशन पर जाने वाला था और उसी दिन सिया भी शहर छोड़कर जाने वाली थी। उसने रिक्वेस्ट की कि सिया के पीछे भी एक सिक्योरिटी टीम भेजी जाए। वैंग घर लौटा तो देखा सिया अपनी पैकिंग कर रही है। उसने कहा, वहां जाकर अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हारे डैड की जुए की लत ठीक नहीं हुई तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, ना उनकी। ज़रूरत पड़े तो पुलिस को इन्फॉर्म करना, वो हेल्प ज़रूर करेंगी। और इस शहर कभी वापस मत आना। सिया तब उसकी तरफ देखती है। आंखों में कई सवाल थे पर वैंग के पास उसके जवाब नहीं। वो उसके करीब आई और उसे पैशनेटली किस करती है। वैंग भी खुद को रोक नहीं पाता और एक आखिरी अलविदा के तौर पर ही सही वो उसे किस करता है। वो फिर उठकर जाने लगा तो सिया उसका हाथ थाम लेती है। पूछा कि आज की रात मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? और इसी तरह एक दूसरे की बाहों में उनकी रात गुजरती है। और फिर सूरज की पहली किरणों के साथ वो एक खत और साथ में कुछ पैसे रखकर सिया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। कहानी फिर 2 साल आगे मुड़ती है। सिया अब कॉलेज के आखिरी साल में थी और वहीं कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, जिसकी सारी लड़कियां दीवानी थी, सारेआम उसे प्रपोज करता है। पर सिया उसे मना कर देती है क्योंकि उसके दिल में आज भी उसी अजनबी की याद बसी थी जो राजकुमार की तरह उसकी जिंदगी में आया और फिर पलक झपकते गायब हो गया, मानो वो बस एक सपना हो। देखते देखते वो साल भी बीत गया और सिया अपने बचपन के सपने को हासिल करके एक जर्नलिस्ट बन जाती है। तभी एक कलीग आकर बॉस को बताती है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, इसलिए वो कल के इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाएगी। सिया ने आगे बढ़कर कहा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो घर आकर उसी इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रही थी जब उसकी फ्रेंड का फोन आया। बताने लगी कि उनके पुराने शहर में 2 दिन बाद उनके स्कूल का रीयूनियन होने वाला है। पूछती है, तू चलेगी ना हमारे साथ? पर वो मना कर देती है। तो दोस्त ने कहा, तू आखिर कब तक अपने पास्ट से भागती रहेगी सिया? अगर इन 3 सालों में तू वैंग से मूव ऑन नहीं कर पाई तो तुझे नहीं लगता कि तुझे उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? सिया कोई जवाब नहीं देती, बस काम का बहाना देकर फोन काट देती है। क्यों भला? वो उसे कैसे बताती कि इन 3 सालों से वो वही तो करने की कोशिश कर रही है? और इतना तो वो जान चुकी थी कि वो जो कोई भी था उसका असली नाम वैंग नहीं था। अगले दिन वो इंटरव्यू के काम से एक रेस्टोरेंट में आई। इंटरव्यू खत्म हुआ और तभी उसकी नज़र पड़ती है शार्लीन पर। वही शार्लीन जिसे उसने वैंग के साथ देखा था। वो फौरन उसके पीछे भागती है और शार्लीन भी उसे देखकर एक झटके में पहचान जाती है। अब उसका नाम शार्लीन नहीं, सीसी था। वो कहती है, मानना पड़ेगा वो जितना कहता था तुम मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हो।
सिया ने पूछा, क्या आप जानती हैं वो कहाँ है? सीसी बोली, क्या तुम उसकी रियल आइडेंटिटी जानती हो? सिया को शक तो था, पर आज कंफर्म हो जाता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट था। पर सीसी भी उसका असली नाम नहीं जानती। बस इतना जानती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन से जब वैंग फिफ्थ मास्टर को पकड़ने गया तो उन्हें पहले से ही इस बात की भनक हो गई थी। वैंग की सपोर्ट टीम टाइम पर नहीं पहुंच पाई और उसे अकेले ही फाइट करना पड़ा। गैंग के सारे लोग तो अरेस्ट हो गए, पर शार्लीन का हस्बैंड आज भी फरार है। उस मिशन में वैंग को भी गोली लगी थी और तब से वो कहाँ है, कैसा है, कोई नहीं जानता। अगले दिन ऑफिस में सिया की टीम इस बार वेटरन्स के इंटरव्यू लेने का प्लान बनाती है। कलीग बोली, कुछ साल पहले कुछ वेटरन्स ने मिलकर एक मिशन को अंजाम दिया था, क्यों ना हम उनका इंटरव्यू ले। पर प्रॉब्लम ये थी कि उस मिशन में इतने लोग मारे गए थे कि उस ट्रॉमा की वजह से कोई भी बात करना या इंटरव्यू देना नहीं चाहता था। तब सिया बोले, बॉस, क्या मैं एक आखिरी कोशिश कर सकती हूँ? और फिर क्या था, वो एक एक करके सारे पुलिस ऑफिसर्स को फोन करने लग जाती है। पर या तो कोई बात नहीं करना चाहता या किसी की फैमिली इंटरव्यू देने से मना कर देती है, क्योंकि कोई भी उस मिशन से सही सलामत घर नहीं लौटा था। और फिर वो एक आदमी का नंबर लगाती है, मिस्टर गुहान। पर उनका एम्प्लॉई फ़ोन उठाता है, बताता है कि बॉस को इंटरव्यू देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर फ़ोन से आने वाली आवाज़ों से वो ये पता कर लेती है कि इस मिस्टर गुहान ने शहर में ही एक रेस्टोरेंट कम होटल ओपन किया है और बस वो चल देती है उसी होटल की तलाश में। उसके जाते ही एम्प्लॉई बोला, अरे आप आ गई मुँह उठा के, फ़ोन पर बताया था ना बॉस किसी से नहीं मिलते। होटल में बॉस नहीं थे, काम से बाहर गए थे। सिया फिर भी जिद पकड़कर उनका इंतजार करने वहीं बैठ जाती है। और इधर हम देखते हैं मिस्टर गुहान उर्फ वैंग को, जो डॉक्टर के पास आया था अपना मंथली चेकअप करवाने। कुछ दिनों से उसके पैरों में ज्यादा ही दर्द था, क्योंकि उस मिशन में पैर में गोली लगने के बाद से उसका पैर पहले जैसा नहीं रहा था। सिया घंटों वेट करने के बाद हार मानकर जाने ही वाली थी कि एम्प्लॉई बोला, अरे बॉस आप आ गए, एक रिपोर्टर आई है आपका इंटरव्यू लेने। सिया की धड़कनें पहले ही समझ गई थी कि ये मिस्टर गुहान ही उसका वैंग है। और जब उसने अपनी आंखों के सामने उसे देखा तो लफ्जों से नहीं, उसकी आंखों से ही उसका दर्द, उसकी शिकायत और उसकी नाराजगी झलक उठी। वैंग बस उसे देखता ही रह गया, कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। और फिर सिया उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। पर जाती भी कहाँ, उसका दिल तो आज भी गुहान के पास था। वो वापस आई और उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। वे दोनों बातें करने बैठे। गुहान ने बताया कि उसका अपनी आइडेंटिटी छुपाने का कोई इरादा नहीं था, पर ड्यूटी के सामने उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। सिया ने पूछा, तो हम दोनों के बीच जो कुछ भी था, क्या वो भी सिर्फ एक झूठ था? गुहान चुप था, कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अब इस टूटे पैर के साथ वो खुद को उसके लायक नहीं समझता था और उम्मीद भी नहीं रखता था कि वो इतना कुछ होने के बाद उसे माफ करेगी। वो बोला, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? पर सिया ने पूछा, तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? वैंग बैट टाल देता है और कहता है कि ये होटल शहर से बहुत दूर है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। सिया से ये बात छिपती नहीं कि वो उसके सवाल टालने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में उठकर जाने लगी तो गुहान ने उसका हाथ थामा और कहा, यूं अकेले जाना सेफ नहीं है सिया। पर सिया अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। पर घर लौटकर ना सिया को चैन था और ना गुहान को। वो सोचता है, वो आज भी बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। अगले दिन वो एक दूसरे वेटरन से इंटरव्यू के लिए मिलती है। वो बताते हैं कि मिशन में उनके हाथ में चोट लगी थी, पर वो तो शुक्र है कि मेरी वाइफ मेरे साथ थी मेरा ख्याल रखने के लिए, और आज वापस से नॉर्मल जी तो रहा हूँ, पर दिमाग और दिल के घाव भरना अब भी बाकी है। गुहान की बात उठी तो वे उसे एक बहुत पुरानी तस्वीर दिखाते हैं, जब वो ट्रेनिंग पर गुहान से पहली बार मिले थे। बताया कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वो अनाथ था और पढ़ाई खत्म होते ही 18 साल की उम्र में उसने पुलिस एकेडमी ज्वाइन की थी। सिया का दिल ये सोचकर बैठ जाता है कि पता नहीं इन 3 सालों में गुहान का ख्याल किसने किया होगा। और फिर अगले ही दिन वो सामान पैक करके गुहान के होटल पहुंच जाती है। कहती है, मुझे एक रूम बुक करना है। एम्प्लॉई बोला, ये आपका रूम रहा? इससे पहले कि सिया कुछ पूछती वो बोला, बॉस अभी यहाँ नहीं है, वो आपके सामने वाले कमरे में ही रहते हैं। मैंने सोच समझकर ही आपको ये रूम दिया है। मैं ये पूछना चाहती थी, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? एम्प्लॉई बोला, नहीं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर हाँ मैंने एक लड़की की तस्वीर लेकर उन्हें घंटों बातें करते जरूर देखा है। जानना चाहती है वो किसकी तस्वीर है?
आपकी। ये सुन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जाग जाती है। फाइनली गुहान होटल लौटा और पूछा, सब ठीक तो है ना? एम्प्लॉय बोला, बढ़िया चल रहा है बॉस। एक नई गेस्ट आई हैं, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, क्या आप जाकर इन्हें ये तौलिया दे सकते हैं? गुहान ने पूछा, तुम अपने बॉस को ऑर्डर कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? पर फिर हंसकर उसे तौलिया ले लेता है। दरवाजे पर नॉक किया और सामने सिया को देख पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया बोली, काम से ब्रेक ले रही हूँ, पर आप होटल ओनर के लिए कुछ ज्यादा नोजी नहीं हो रहे हैं? वो तौलिया लेकर उसके मुंह पर दरवाजा पटक देती है। रात को गुहान शावर लेकर निकला ही था जब उसके दरवाजे पर नॉक होती है। सिया की। वो बोली, मेरे रूम में कॉकरोच है, क्या मैं इस रूम में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? पर गुहान फौरन उसके रूम में जाता है चेक करने। वापस आया और कहा, मुझे तो एक भी कॉकरोच नहीं देखा। सिया बोली, तुम्हें देखकर छुप गया होगा। गुहान ने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे लिए दूसरा रूम अरेंज कर देता हूँ। पर सिया तो सीधा अंदर जाकर सोफे पर लेट जाती है। गुहान ने कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। तो वो चुपचाप उसके बाद मान जाती है। आधी रात को उसने पूछा, गुहान, क्या तुम सो गए हो? गुहान बोला, नहीं। तो वो तब बताती है कि कैसे उसने पागलों की तरह इन 4 सालों में उसे कांटेक्ट करने और ढूंढने की कोशिश की, पर उसे कहीं किसी सोशल मीडिया पेज पर उसकी तस्वीर तक नहीं मिली। वो बोली, मैं तो भूलने लगी थी कि तुम दिखते कैसे हो गुहान, या सोच रही थी कि कहीं वो 1 साल बस एक सपना तो नहीं था। गुहान, तुमने मुझे ढूंढने या मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? गुहान बोला, हमारी मुलाकात बस एक एक्सीडेंट था सिया। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं उसकी वैसे ही मदद करता। तो फिर भला मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश क्यों करता? ये सुन सिया को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना तकिया गुहान से छीन लिया। उसने पूछा, तुम जा कहाँ रही हो? सिया बोली, अपने रूम में। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तब भी तुम उसे यूं अपने कमरे में सोने देते ना? और वो गुस्से में वहां से चली गई। पर वो ये नहीं जानती थी कि वो तो झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसके शहर छोड़ने से लेकर कॉलेज लाइफ तक की हर छोटी छोटी खबर उसके पास होती थी। वो उसकी नजरों से कभी दूर नहीं थी। अगले दिन वो अपने पुराने दोस्त लियो के साथ शूटिंग प्रैक्टिस करने आता है। लियो ने बॉडीगार्ड की नौकरी छोड़कर अब मिलिट्री जॉइन करने का फैसला कर लिया था। पर जाने से पहले वो गुहान को अपनी शादी का कार्ड देता है और कहता है, लाइफ बहुत छोटी है, मैं जिंदगी में कोई अफसोस नहीं रखना चाहता। इनफैक्ट मेरी मानिए तो आपको भी अब सेटल हो ही जाना चाहिए। गुहान ने अपने पैर की तरफ इशारा किया और कहा, मेरी इस कमजोरी के साथ मैं किसी को भी अपने साथ बांधना नहीं चाहता। लियो बोला, पर जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो क्या ये सब मायने भी रखता है? आप आज भी सिया से प्यार करते हो ना, तो उसे बता क्यों नहीं देते? पर उसे ना बताने की एक और वजह थी। मिस्टर फू आज भी फरार थे और वे बदला लेने वापस जरूर लौटेंगे। उसे डर था कहीं उसकी वजह से सिया पर कोई मुसीबत ना आ जाए। वो होटल वापस आया। उसके पूछने से पहले ही एम्प्लॉय बोला, सिया मैडम सुबह निकली थीं, अभी तक वापस नहीं आई। गुहान जाने लगा तो वो कहता है, बॉस, लड़कियां जब खुद से हार जाती हैं तो उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं वो रूठकर हमेशा के लिए चली गई तो आपको बाद में अफसोस तो नहीं होगा ना? रात को उसने अपने पुराने बॉस को फोन किया, ये पता लगाने के लिए कि मिस्टर फू की कोई खबर है या नहीं। बॉस बोले, तुम इतने सालों बाद अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? और तभी कोई जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाता है। खोला तो देखा सिया नशे में पूरी धुत है। वो खड़े रहने के भी काबिल नहीं थी। गुहान ने पूछा, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? और बस फिर सिया उस पर गुस्से में बरस पड़ी। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? मैंने तुम्हें ढूंढने की इतनी कोशिश की और तुम्हें मेरी याद तक नहीं आई। अगर हम दोनों के बीच सब कुछ झूठ था तो तुमने मुझे किस क्यों किया? पता है, वो मेरी लाइफ की पहली किस थी। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। इतना कहकर वो गुस्से में अपने रूम में आई और वो ड्रेस उठाया जो गुहान ने उसे गिफ्ट की थी, पर जिसकी आज तक पहनने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। बोली, ये ड्रेस रखो तुम अपने पास, आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। पर तभी गुहान के सब्र का बांध टूट जाता है। वो उसे पैशनेटली किस करता है, कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? जानना चाहती थी ना कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? वो उसे फिर से किस करता है और फिर उनके बीच के सारे गिले शिकवे और दूरियां मिट जाती हैं। बाद में सिया पूछती है,
कल सुबह तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगे? गुहान मुस्कुराया। क्या तुम्हें मैं इतना बुरा आदमी लगता हूँ? सिया बोली, प्लीज गुहान, फिर मुझे खुद से दूर मत करना, मैं जी नहीं पाऊंगी। गुहान ने माफी मांगी और फिर बताता है कि क्यों वो उनके रिश्ते को लेकर इतना हिचकिचा रहा था। मेरी लाइफ खतरों से भरी है सिया। 4 साल पहले उस आखिरी रात मैं ये तक नहीं जानता था कि मैं जिंदा लौट पाऊंगा भी या नहीं। तुम्हें ढूंढने की उम्मीद तो थी, पर उस मिशन ने मुझे ठीक से चलने के काबिल नहीं रखा और मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता था। सिया उसके करीब आई, उसे हग किया और कहा, मुझे खतरों से डर नहीं लगता गुहान, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अगले दिन वेनी अपने डैड के कहने पर गुहान के लिए नाश्ता लाई थी। वो शॉक्ड रह गई जब एम्प्लॉय से ये पता चला कि वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए हैं। उसने जाकर दरवाजे पर नॉक किया, पर गुहान को सामने वाले कमरे से एक लड़की के साथ निकलता देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिया पूछती है, ये लड़की कौन है? वेनी तो असल में उसकी मुंह बोली बहन थी। अनाथ आश्रम में गुहान की मुलाकात वेनी और उसके डैड से हुई थी। गुहान के जाते ही वेनी बोली, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ फ्यूचर भाभी, मैं आपके ही कॉलेज में सीनियर हूँ। और अब हमें पता चलता है कि वो वेनी ही थी जो गुहान को उसकी हर खबर और तस्वीरें भेजा करती थी जब वो हॉस्पिटल में था। इनफैक्ट उसकी रिकवरी में पूरे 2 साल लग गए थे। सिया ये जानकर कि गुहान सच में उसे भुला नहीं था, जितनी खुश थी उतनी ही उदास भी, क्योंकि जिस दौर से गुहान गुजरा था उसे उसकी भनक तक नहीं थी। तभी गुहान आकर पूछता है, क्या खुसर पुसर हो रही है तुम दोनों में? तो वेनी बोली, बस भाभी को थैंक यू कह रही थी। अब फाइनली हमें आपका वो उदास और खड़ूस चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। बाद में गुहान सिया को ऑफिस ड्रॉप करता है। वो बताती है कि आज उसे थोड़ा लेट हो जाएगा, इसीलिए वो सीधे अपने अपार्टमेंट चली जाएगी। गुहान बोला, हमने जस्ट डेटिंग शुरू की है और तुम अभी से मुझे अकेला छोड़ रही हो? उसे मायूस देख सिया का चेहरा भी उतर गया तो गुहान मुस्कुराया, रिलैक्स बाबा, मैं बस मजाक कर रहा था, पर हाँ, कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। सिया कार से उतरने से पहले उसे प्यार से किस करती है, पर उसके जाते ही गुहान को उस इंसान का फोन आता है जिसका वो 4 साल से वेट कर रहा था, मिस्टर फू। गुहान फौरन अपने बॉस को कांटेक्ट करता है। खबर मिलती है कि 3 महीने पहले मिस्टर फू कंट्री वापस आ गए हैं और उन्हें आखिरी बार इसी शहर में देखा गया है। इस तरफ सिया काम से घर लौटी ही थी कि दरवाजे पर नॉक हुई। उसने पूछा, कौन है? पर वो शख्स कोई जवाब नहीं देता, उल्टा जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। वो डरी सहमी फौरन गुहान को कॉल करती है और वो भी तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। उसके दिल में डर था कि कहीं मिस्टर फू ने सिया के साथ कुछ किया ना हो, पर तभी वो देखता है कि सिया बिल्कुल सही सलामत है। दरअसल उसकी नेबर ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वे उसके घर को अपना घर समझकर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सिया बोली, खामखा तुम्हें इतनी रात यहाँ आना पड़ा, पर गुहान को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी जान में जान आई। उसने मन बना लिया था कि अब उसे इस डर को जड़ से खत्म करना होगा। इसीलिए वो अपने बॉस के साथ मिलकर एक आखिरी प्लान बनाता है। बॉस इसके सख्त खिलाफ थे क्योंकि इसमें गुहान की जान को खतरा था। गुहान बोला, पर कोई है जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। और यही बात चुपके से सिया भी सुन लेती है, पर कुछ कहते नहीं। उसे डर था कहीं वो फिर से बिना कहे उसकी जिंदगी से गायब ना हो जाए। अगले दिन गुहान फिर उसे ऑफिस ड्रॉप करता है और कहता है, मुझे बिजनेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, अपना ख्याल रखना और जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे आदमी को कॉल करना। सिया मुस्कुराकर बोली, हमने जस्ट डेटिंग शुरू की है और तुम अभी से मुझे छोड़कर जा रहे हो। गुहान ने प्रॉमिस किया कि इस बार वो उसे हर रोज कॉल करेगा। वो कार से उतरकर जाने लगी, पर वो जानती थी कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि एक बार फिर से एक सीक्रेट मिशन पर जा रहा है। इसीलिए वो खुद उसके पास गई और उसे पैशनेटली किस किया, मानो बिना लफ्जों के ही वो उसे बताना चाहती हो कि तुम्हें मेरे लिए वापस आना ही होगा। गुहान भी उससे वादा करता है कि वो वापस जरूर आएगा। देखते देखते 1 हफ्ता गुजर गया। दरअसल गुहान जानता था कि मिस्टर फू उसे मारने के लिए उसका पीछा जरूर करेंगे। वो बस उन्हें इस शहर से और सिया से दूर ले जाना चाहता था। और अंत में जीत हुई गुहान के अटूट विश्वास की। सिया अकेले घर लौट रही थी और तभी फिर से उसकी जिंदगी में प्यार की दस्तक हुई। अपनी फाइनल मिशन को अंजाम देने के बाद गुहान हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार के पास लौट आया था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।